हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस वंस अगेन। आज आपके लिए यूपी बोर्ड का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कल प्रीवियस लेक्चर यानी इसके पहले वीडियो में आपको हम बताए थे वह था राउल्ट का नियम। राउल्ट ने दो नियम दिए थे। एक आपके दिए थे वाष्पशील पदार्थ जब विलय वाष्पशील हो और जब विलय अवाष्पशील हो। तो अभी हम कल आपको जो भी लेक्चर आपको बताए थे इसके पहले वीडियो में वह आपका था वाष्पशील विलय पदार्थों के लिए। वाष्पशील विलय पदार्थों के लिए उसमें था कि किसी भी कंपोनेंट का किसी भी अवयव का जो वाष्प दाब जो आंशिक वाष्प दाब होगा उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो यह आपका फार्मूला उसके लिए था। अब उसी केसेस में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह है वाष्प प्रवस्था में मूल प्रभाज एवं वाष्प दाब में संबंध। यह आपको टॉपिक समझना है और इस पे हम क्वेश्चन भी कराएंगे। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लिया। मान लीजिए यह हमारा कोई शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट, और इस विलायक का मान लिया गया वाष्प दाब जो है, जो वाष्पों द्वारा जो दाब उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर वाष्प दाब मान लिया गया P0 या P0A। अब इसमें हम एक विलय मिलाएंगे, लेकिन वह विलय कैसा होना चाहिए? वाष्पशील विलय। वाष्पशील विलय इसमें मिला दिया। इसका भी कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा, तो मान ली इसका वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में P0B। अब इसको मिलाया गया, मिलाने के बाद हमें सॉल्यूशन फॉर्म हुआ और यह सॉल्यूशन बना, और इस सॉल्यूशन में विलय और विलायक दोनों के वाष्प होगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। विलय और विलायक दोनों के वाष्प होगा। अब यह डिपेंड करेगा उसके मूल प्रभाज पर। अगर विलय ज्यादा वाष्पशील होगा तो ज्यादा उसके जल्दी वेपराइज होगा। सो यहाँ पर जो वाष्प दाब जो काम करेगा वह आंशिक वाष्प दाब होगा। क्या कहलाएगा? आंशिक वाष्प दाब। तो मान लें इसमें विलय का आंशिक वाष्प दाब, इस विलयन में आंशिक वाष्प दाब हम मान लें P0B, क्योंकि विलय आपका B है। और इसी तरह विलायक का आंशिक वाष्प दाब यहां मान लिया गया PA मान लिया गया। क्या मान लिया गया? PA। अब यह वाष्प अवस्था में हो गया और ये विलयन अवस्था में, दोनों में इस अवयव का जो मूल प्रभाज होगा अलग अलग होगा। वाष्पों में अलग मूल प्रभाज होगा और विलयन में अलग मूल प्रभाज होगा। तो हमें जो वाष्प यह है, जो ये वाष्प जो बन रहा है इस विलय और विलायक का, उसके वाष्प अवस्था में मूल प्रभाज, इनके मूल प्रभाज और वाष्प दाब के मध्य हमें संबंध बताना है। समझ गए? लेकिन राउल्ट का जो नियम था वो विलयन में उपस्थित विलय और विलायक के मूल प्रभाज और उनके आंशिक वाष्प दाबों के मध्य संबंध बताता था। लेकिन अब हम बताएंगे इस वाष्प प्रवस्था में जो विलय और विलायक है उनके वाष्प के मूल प्रभाज और उनके आंशिक दाब के मध्य हमें संबंध स्थापित करना है। तो दोनों में दो वर्ड है, याद रखे रहेंगे। सो इस केसेस में माना वाष्प प्रवस्था में विलय का मूल प्रभाज मान ले Y1। क्या मान ले? Y1। और इसी तरह विलायक का वाष्प दाब, विलायक का मूल प्रभाज मान लिया गया, इसमें मूल प्रभाज Y2, मूल प्रभाज इसमें मान लिया गया Y2। तो Y1 यहाँ विलय का मूल प्रभाज है वाष्प अवस्था में, और Y2 विलायक का मूल प्रभाज है उस वाष्प अवस्था में। और टोटल आपका वेपर प्रेशर, टोटल वाष्प दाब आपका P है, क्योंकि P इक्वल PA प्लस PB। तो यहाँ पर एक नियम हम यूज करें जिसको बोलते हैं डाल्टन का आंशिक दाब नियम। यह बताता है किसी गैस का जो मूल प्रभाज होता है उस गैस के आंशिक दाब और कुल दाब के अनुपात के बराबर होता है। सो फार्मूला होता है Y1 इक्वल इस गैस का आंशिक वाष्प दाब। तो Y1 किसका माना गया? विलय का। देखिए विलय का, तो विलय का आंशिक वाष्प दाब क्या? PB। अब बटे कुल दाब मतलब PA प्लस PB। यह आपका हो जाएगा, यह आपका फार्मूला बनेगा, या इसको लिख सकते हैं Y1 इक्वल PB अपान P लिख सकते हैं।
जहाँ P कुल दाब है। इसी तरह आपका Y2 हम लिख सकते हैं। Y2 मतलब विलायक का मोल प्रभाव जो वाष्प अवस्था में, तो विलायक का आंशिक वाष्प दाब Pa है, सॉरी विलायक का क्या है Pa बटे आपका कुल वाष्प दाब विलयन का, तो Pa प्लस Pb, या इसी को हम लिख सकते हैं, ये तो फार्मूला है, इसी को हम लिख सकते हैं चाहे तो Pa, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ Pa Y2 इक्वल Pa अपान P। ये दोनों फार्मूले जो हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इस फार्मूले का, इस सूत्र का उपयोग उस समय करेंगे जब क्वेश्चन में कहे हमें वाष्प प्रवस्था में विलेय या विलायक का मोल प्रभाव ज्ञात करें, तो उस कंडीशन में हम इस फार्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, उस वाष्प का आंशिक वाष्प दाब पता होना चाहिए और साथ ही साथ उसका पूरा दाब पता होना चाहिए। तो ये आपका एक सिंपल, एक बहुत इजी तरीका है जो समझना है। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर दे रहा हूं, पहले आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो आप लोग। चलिए देखिए ये कैसे आया, तो मैं इसको प्रूव करके आपको दिखा रहा हूं डाल्टन के नियम के अनुसार। डाल्टन का नियम क्या कहता है, मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में दो गैस ए और बी गैस भरे हुए हैं। ए का आंशिक वाष्प दाब मान ले Pa और बी का आंशिक वाष्प दाब Pb, तो डाल्टन टोटल प्रेशर कहेगा Pa प्लस क्या हो जाएगा Pb, आप लोग जानते हैं इक्वेशन नंबर। आपको पता है Pb इक्वल NRT होता है, तो ऐसे Pa इक्वल लिख सकते हैं NRT, यानी NaRT अपान V लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों गैसों के लिए RT अपन भी दोनों के लिए कॉमन होगा, क्योंकि V दोनों के लिए कॉमन होगा, क्योंकि V एक ही कंटेनर है और R गैस स्थिरांक है और ताप 20 लिए दोनों के लिए कॉमन, इसे लिख सकते हैं Pa इक्वल NaRT अपन V, ऐसे Pb इक्वल NbRT अपन V। अब यह इस समीकरण में रखेंगे, तो समीकरण रखें तो P इक्वल Na अपान VRT प्लस NbRT अपान V। अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, RT अपन V, सो RT अपन V कॉमन ले लीजिए और यह Na प्लस Nb बचेगा, होगा। अब इसको सॉल्व करें थोड़ा और, अब देखो ये इक्वेशन नंबर बना लो 182। अब किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब Pa इक्वल NaRT अपन V, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बना लो। अब हमें इसका क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इससे डिवाइड कर दें, यानी इक्वेशन 3 को आपका 2 से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करके देखिए क्या आएगा, Pa अपान P इक्वल NaRT अपान V। अब डिवाइड करना इससे, तो यह डिवाइड करेंगे तो देखो V ऊपर चला जाएगा, RT आपका नीचे चला जाएगा और Na प्लस Nb भी नीचे आ जाएगा। आ गया इतना। अब क्या क्या कट रहा है बताओ बच्चों, RT कैंसिल, V कैंसिल, कट गया। अब बचेगा क्या आपका, बचेगा यहाँ पर Pa अपान P इक्वल Na अपान Na प्लस Nb। अब देखो, अब जो ये आ रहा है, अब Na प्लस Nb को कहते हैं ए का मोल प्रभाव, ए गैस का मोल प्रभाव। क्योंकि पहले आप इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लीजिए, मुझे और भी बताना है। ओके, अब देखिए क्या होगा, चूंकि हमें पता है Na अपान Na प्लस Nb को हम कहते हैं ए का मोल प्रभाव, ए का मोल प्रभाव काइए का मतलब ए का मोल प्रभाव। सो हम इसकी जगह ये रख दूंगा, सो आपका काइए इक्वल आ जाएगा Pa अपान P। देखो रिलेशन आया कि नहीं, तो किसी गैस का मोल प्रभाव बराबर उस गैस का आंशिक दाब बटे कुल दाब। सो काइए इक्वल लिख सकते हैं ए का आंशिक दाब, ए गैस का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक दाब, यहाँ दाब का बात करेंगे, अब बटे कुल दाब, ये आपका फार्मूला बना। तो उसी तरह सॉल्यूशन में जब वाष्प अवस्था में रहेगा, उस विलयन में वाष्प अवस्था में रहेगा, तो हम लिख सकते हैं, मान लो y1 मोल प्रभाव, तो y1 इक्वल ए गैस का आंशिक दाब यानी Pa अपान P, और ऐसे y2 इक्वल Pb अपान P। ये नहीं लिखा था आपको, हो तो गया। देखो प्रूफ हुआ कि नहीं बच्चों, है कि नहीं, ऐसा आसान है। चलिए इसके पहले स्क्रीनशॉट लें, तब मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा।
तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, जितने फार्मूला राउल्ट्स लॉ पर है मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ ताकि उसका यूज हम लोग करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। देखें, सबसे पहला फार्मूला क्या पढ़े हो, पी ए इक्वल पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल पी नॉट बी इंटू काई बी, काई इसको कहते हैं, और टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी। पहला तो यह हो गया एक फार्मूला, दो फार्मूला और तीन फार्मूला, बाकी आप समझ जाएंगे। और वाष्प प्रवस्था में आपका क्या था, y1 इक्वल पी ए अपान पी और y2 इक्वल पी बी अपान पी, ये हो गया। यहाँ पर ए बिले का वाष्प दाब और बी ब्लैक का, पीबी मतलब ब्लैक का वाष्प दाब। अब इसी का मैं यूज करके सॉल्व करूंगा, सबका मीनिंग लिख दूं। पी ए जो है बिले का, अब आप डिपेंड करें क्या मान सकते हो, बिले का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब आपका काई, बिले का मोल प्रभाज, और आपको पता है मोल प्रभाज बिले का क्या होगा बच्चों, n1 अपान n1 प्लस n2, यानी बिले का मोल बटे बिलियन का कुल मोल। ऐसे पीबी बिलायक का आंशिक वाष्प दाब, और यहाँ पर काई बी जो होगा बिलायक का मोल प्रभाज, और ऐसे यहाँ पर देखिए क्या y1 वाष्प प्रवस्था में बिले का मोल प्रभाज, और ऐसे y2 जो है वाष्प प्रवस्था में बिलायक का मोल प्रभाज, और यहाँ P क्या है, कुल दाब मतलब क्या, पीए प्लस। ये आपके सभी इसका मीनिंग हुआ, और ये सभी फॉर्मूले हैं, और इन्हीं सूत्र का मैं प्रयोग करके कुछ न्यूमेरिकल यानी कुछ सवाल सॉल्व किया जा सकता है। तो आप इसे समझे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर आपको नहीं समझ आएगा आप कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन आप प्रेस करें। बेल आइकन जब प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, तो आपका अगला वीडियो अपने आप आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जिससे आपको पता चल जाएगा अगला वीडियो अपलोड हो चुका है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लो बच्चों। वेल स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा हूं, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। CH3 यानी क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमेथेन CHCl2 डाइक्लोरोमेथेन का वाष्प दाब 298 केल्विन ताप पर क्रमशः 200 mmHg एवं 415 mmHg दिया है, तो ज्ञात करें। पहला, बिलियन का वाष्प दाब जब क्लोरोफॉर्म के 25.5 ग्राम को डाइक्लोरोमेथेन के 40 ग्राम में 298 केल्विन ताप पर मिश्रित किया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और वाष्प अवस्था में प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व। चलो बच्चों, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लिया जाए। शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म CHCl3, मान लो शुद्ध अवस्था में, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग है तो शुद्ध अवस्था ही मानेंगे। तो शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब आपका 200 mmHg दिया है, और डाइक्लोरोमेथेन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जो दिया है 415 mmHg दिया है। ये समझ आया, देखिए 415 और 200। अब इसके अलावा क्लोरोफॉर्म की मात्रा यानी WCHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म का मात्रा 25.5 और WCH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन का मात्रा आपका दिया है 40 ग्राम। देखिए 40 ग्राम ये आपका दे दिया। अब इसका अणुभार निकाल लें, क्योंकि हमें अणुभार का रिक्वायरमेंट होगा, आवश्यकता होगा। तो देखो बच्चों, अणुभार कैसे निकालेंगे। मान लो M1, कार्बन 1 है 12, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 3 है ना, तो 3 × 35.5, एक क्लोरीन का 35.5 परमाणु भार होता है, तो 3 से गुणा कर देंगे, और 12 कार्बन का और हाइड्रोजन का एक ही हाइड्रोजन है। अब इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद इसका आएगा 119.5। इसी तरह इसका अणुभार, कार्बन 1 है 12, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 × 35.5। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 85 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 85। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का अणुभार 119.5
और डाइक्लोरोमीथेन का अणुभार 85, ये याद रखे रहेंगे। और वाष्प दाब ये दे दिया शुद्ध अवस्था में। अब हमें बिलियन का वाष्प दाब निकालना है। तो बिलियन का वाष्प दाब निकालने से पहले हम उसका आंशिक वाष्प दाब निकालें। देखें PCHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म का आंशिक वाष्प दाब बराबर P नॉट क्लोरोफॉर्म इंटू X क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म का आंशिक वाष्प दाब बराबर क्लोरोफॉर्म का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब अगुणे क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज। अब यह वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिखिए, पहले इतना आप नोट करो। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर मूल प्रभाज निकालने, पहले यहाँ अलग अलग मूल प्रभाज निकालना है। देखो यक्स क्लोरोफॉर्म का मूल प्रभाज बराबर इसका मूल, तो मूल तो पता ही नहीं है, तो चलो ये पहले मूल निकालो। बड़ा क्वेश्चन है, देखिए कैसे नहीं है। मूल आप क्लोरोफॉर्म N1 मान लो, क्लोरोफॉर्म का मूल तो W1 अपन M1, तो W1 दिया 25.5 और M1 मान लो दिया 119.5। अब इसको भाग देंगे, तो भाग देने पर इसका आएगा 0.213 मोल, यानी क्लोरोफॉर्म का 0.213 मोल होगा। इसी तरह N2 मतलब डाइक्लोरोमीथेन का मोल W2 अपान M2, तो W2 गिवन 40 अब बटे M2 गिवन 85। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने पर 0.470 मोल ये आपका आ गया। यानी क्लोरोफॉर्म का मूल यह होगा और डाइक्लोरोमीथेन का मूल यह होगा। क्योंकि जब तक मूल नहीं आएगा तब तक आप बताओ मूल प्रभाज निकल जाएगा? कभी नहीं। तो आप इसे नोट कर लो पहले, क्योंकि मुझे क्लीन करना पड़ेगा। चलो बच्चों देखो अब कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप समझ जाएंगे तो आपका इजी हो जाएगा। तो देखो अब पहले मूल प्रभाज निकालो। यक्स क्लोरोफॉर्म का मूल प्रभाज बराबर इसका मूल बटे बिलियन का कुल मूल, तो N1 प्लस N2। तो क्लोरोफॉर्म का मूल बताओ बच्चों कितना दिया, 0.213 और ये जोड़ दो 0.213 प्लस 0.470। अब इसको सॉल्व कर ले। तो सॉल्व करेंगे तो आपका इसका जो मूल प्रभाज आएगा क्लोरोफॉर्म का 0.312 ये आपका आएगा इसका मूल प्रभाज। अब डाइक्लोरोमीथेन का ऐसे भी निकाल सकते हैं, या एक और तरीका है यक्स क्लोरोफॉर्म प्लस यक्स डाइक्लोरोमीथेन इक्वल 1। किसी बिलियन में सभी अवयव का जो मूल प्रभाजों का योग होता है 1 के बराबर होता है। सो इसका निकालना है। सो CH2Cl2 इक्वल 1 माइनस यक्स क्लोरोफॉर्म, तो 1 माइनस यक्स क्लोरोफॉर्म का 0.312 सब्ट्रैक्ट कर दो 0.688 आएगा। तो यह आपका ये जो निकला ये आपका डाइक्लोरोमीथेन का मूल प्रभाज है बिलियन में, और ये जो वैल्यू निकला ये क्लोरोफॉर्म का बिलियन में मूल प्रभाज है। इस तरह मूल प्रभाज में निकल गया। और जब मूल प्रभाज निकल जाएगा अब इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हैं। नहीं हो जाएगा? नहीं होगा बच्चों? होगा। तो पहले इसको नोट करो। सो अब देखिए क्लोरोफॉर्म का आंशिक वाष्प दाब बराबर इसका शुद्ध अवस्था में दाब कितना दिया 200 अगुणे इसका मूल प्रभाज 0.312। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 दूना 4, 2 एकने 2, 2 तिहाई 6, 2 जीरो बढ़ा दो भाई, 2 जीरो बढ़ गया, 1 2 3 यानी 1 2 3 यानी 62.4 कितना आएगा बच्चों 62.4 mmHg। यानी क्लोरोफॉर्म का जो आंशिक वाष्प दाब होगा 62.4 mmHg होगा। क्लियर? इसी तरह मैं उसका भी निकालूंगा डाइक्लोरोमीथेन का PCH2Cl2 का P नॉट CH2Cl2। चलो मैं ऊपर लिख रहा हूं, पहले आप नोट करो। देखें अब आगे देखिए इसके बाद से उसका PCH2Cl2 का आंशिक वाष्प दाब बराबर P नॉट CH2Cl2 इंटू यक्स CH2Cl2। तो चलो बच्चा बताओ शुद्ध अवस्था में कितना दिया 415, बहुत अच्छा। और इसका कितना आया 0.688। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा लगभग क्या, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 285.5
5 mmHg। तो ये आपका 285.5 mmHg जो है यह डाइक्लोरोमीथेन का वाष्प आंशिक वाष्प दाब है। अब दोनों का निकल गया, जैसे यह और यह। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन बिलियन का कुल वाष्प दाब। सो बिलियन का कुल वाष्प दाब बराबर PCH प्लस PCH2Cl2 दोनों आंशिक वाष्प दाबों का योग। तो जोड़ दो भाई, इसका कितना आया 62.4, इसका कितना है 285.5। दोनों को जोड़ोगे तो दोनों को जोड़ने पर आता है, ये दोनों जोड़िए बच्चों, कितना रहा 347.9 mmHg। तो ये आपका कुल बिलियन का क्या हो गया, वाष्प दाब हो गया, जो पहला क्वेश्चन था। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, वाष्प प्रवस्था में भी हमें बताना है। तो पहले आप इसे नोट करो। चलिए, अब वाष्प प्रवस्था में हमें मोल प्रभाज निकालना है, तो चलिए इसका यूज करेंगे हम लोग। सो वाष्प प्रवस्था में मोल प्रभाज देखिए बच्चों, तो मान ले Y1 विलेय का मोल प्रभाज बराबर इसका, इसमें क्या माना गया है, चलिए ऐसे मान लो YCHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज बराबर इसी का आंशिक दाब, यानी क्लोरोफॉर्म का आंशिक दाब बटे कुल दाब। तो बताओ आंशिक दाब कितना निकाला गया था, 62.4। अरे निकाला गया है ना 62.4, देखो बटे कुल दाब कितना है 347.9। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पाएगा 0.18 आएगा। और दूसरा का जो है CH2Cl2, तो इसको 1 में से घटा भी सकते हैं, नहीं घटाएंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। PCH2Cl2/P, तो इसका कितना आया था बच्चों, इसका आंशिक वाष्प दाब कितना आया था, देखिए इसका आंशिक आया था 285.5 बटे 347.9। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पाएगा 0.82। देखो दोनों जोड़ने के बाद एक आ रहा है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या YCHCl3 प्लस YCH2Cl2 इक्वल क्या होता है 1। तो इसको उधर घटा दो तभी वही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा देखो। सो YCH2Cl2 इक्वल 1 माइनस YCHCl3, तो 1 माइनस, तो बताओ इसका वैल्यू कितना दिया है 0.18 घटाओगे तो 0.82 नहीं आ गया, बात वही होगा, यहाँ भी आंसर यहाँ भी आंसर, जैसे करें आपकी इच्छा। क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन जो है, जो उसको बताया गया जो फॉर्मूले पर, तो आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले बच्चों।